यहाँ पर पाकिस्तान नामा में हम 3 बड़ी खबरें भी शामिल करते हैं, जिसके हवाले से हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहते हैं कि पाकिस्तान भर में क्या कुछ हो रहा है। तो आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में हम बात करें, जो कि कराची से है। पैसे दो नंबर लो। कराची में तलबा के लिए नया फार्मूला सामने आ चुका है, और ये क्या फार्मूला है अब से कुछ देर बाद हम आपको इस हवाले से भी बताएंगे। और अगर आगे बढ़ें और हम बात करें बलोचिस्तान के हवाले से, तो बलोचिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोई भी की गई है। इसके अलावा क्या कुछ होने वाला है और क्या कहते हैं पेशगोई करने वाले, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम कि लाहौर में क्या कुछ होता रहा है, और लाहौर में जो मुहाफिज हैं वही लुटेरे बन गए हैं, तो शहरियों की हिफाजत फिर कौन करेगा, इस हवाले से बात करेंगे। आगे बढ़े तो बात करते हैं सबसे पहली स्टोरी के बारे में, जो कि कराची के मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियां सामने आ चुकी हैं। ज़राए का ये कहना है कि जो एजेंट माफिया हैं और जो बोर्ड मुलाजिमीन, उन्होंने सास पास करके उम्मीदवारों को पास करवा दिया है। तमाम उम्मीदवारों को एक जैसे नंबर देने का भी इंकशाफ हुआ है। पहली बार एजेंट माफिया ने गोल्डन नंबर मुतारिफ करवा दिया है। ये मामला है क्या, इसकी तफसीलात हम जान लेते हैं शफकत अजीज की इस रिपोर्ट में। पास करने का नया फार्मूला। कराची के मैट्रिक इम्तहानात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। बोर्ड मुलाजमीन और एजेंट माफिया की मुबैना मिली भगत ने तालीमी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया। मैट्रिक इम्तहानात में एजेंट माफिया के उम्मीदवारों को एक जैसे पासिंग मार्क्स दे दिए गए। एजेंट माफिया के लिए गोल्डन नंबर 999 और 888 मुतारिफ कराया गया। ज्यादा रकम देने वाले 407 तलबा को 999 और कम रकम देने वाले एजेंटों को 885, उम्मीदवारों को 888 नंबर दे दिए गए। रवा बरस मैट्रिक में कामयाबी का तनासुब 86% से जायद रहा। क्या फेल होने वाले बच्चे पास हुए? गोल्डन नंबर के गोल्डन स्कैंडल ने सवालात खड़े कर दिए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया है। शफकत अजीज, न्यू न्यूज, कराची। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने जानी कि कराची में तो तालीमी निज़ाम का अल्लाह ही हाफिज है। पैसे दो नंबर लो, मैट्रिक इम्तिहान पास करने का ये नया फार्मूला है, जो कि कराची में मुतारिफ करवा दिया गया है। कराची के मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। बोर्ड मुलाजिमीन और एजेंट माफिया सरगर्म हो चुके हैं, और उन्होंने मुबैना मिली भगत से ये कारनामा सर अंजाम दिया है। उम्मीदवारों को एक जैसे पासिंग मार्क्स दे दिए हैं। एजेंट माफिया के लिए गोल्डन नंबर 999 और 888 मुतारिफ करवा दिया है, जबकि मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला भी कर लिया है। तो आपको बताते चलें कि ये 888 और 999 ये मार्क्स हैं, जो सिंध का तालीमी बोर्ड है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन सिंध की जानिब से ये कारनामा सर अंजाम दिया गया है कि बच्चों ने जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके मार्क्स एक ही लिस्ट में डाल के या तो 999 कर दिए गए हैं, या तो 888 मार्क्स उन बच्चों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और इससे जो तालीमी निज़ाम है और जो मेरिट पर है वो कुछ भी अब ऐसा नहीं होगा। शफाफियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो पैसे देगा उसके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। तो मतलब तालीमी निज़ाम से भी अब खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। पहले तो चीजों में 2 नंबरी की जाती थी, अब जो स्टडी है, एजुकेशन है, वो पहले ही पाकिस्तान की कोई खास मयारी नहीं है। उसके बाद अब ये जो कारनामा सर अंजाम दिया, और सिंध में काफी ऐसे कारनामे सामने आते रहते हैं। पहली दफा ऐसा ये कारनामा नहीं है जो कि सामने आया है। तालीमी बोर्ड पहले भी काफी मुतासिर होते रहे हैं। सिंध के जितने भी तालीमी बोर्ड है उनकी जानिब से बेज़ाब्तगियां, पैसे देना या बूटी माफिया हमेशा सरगर्म रहा है। और इसके अलावा अगर नंबर्स की बात की जाए तो इस मरतबा तो हद ही कर दी है कि जो नंबर्स हैं वो भी 888 या 999 दिए गए हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं। आपको बताते चले कि जो गोल्डन नंबर है ये क्या है और नंबर कैसे तब्दील किए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है जिसके हवाले से हम आपको बताते चलें कि सिंध में जो मैट्रिक के इम्तिहानात हुए हैं उसके बाद एजेंट माफिया ने इस तरह से किया है कि जिस बच्चे ने पैसे दिए और उसको जो मार्क्स है वो 888 तक कर दिए गए, और जिन्होंने उससे भी थोड़े ज्यादा पैसे दिए तो उनके मार्क्स 999 तक कर दिए गए हैं। और अब इस तरीके से जो मेरिट पर बच्चे बैठे हैं या जिन्होंने पूरी तैयारी की है, जो पढ़ के आगे पहुंचे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी तमाम जो स्टडीज थी वो बिल्कुल ही गारत हो गई। और जिन बच्चों ने पैसे दिए 2 नंबरी से, ये बोर्ड, तालीमी बोर्ड जो है, उन्होंने सिर्फ उनका भला किया और सत्यानाश कर दिया तमाम एजुकेशन सिस्टम का। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिंध के तालीमी इदारों की जानिब से और उनके ऊपर। और ये जो वहाँ का पूरा निज़ाम है बिल्कुल फ्लॉप हो गया, और तमाम चीजें खुल के बिल्कुल दुनिया के सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 2 नंबरियां की जा रही हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिंध की जानिब से
बच्चों से पैसे लेकर और आगे से उन बच्चों को ऐसा भी नहीं किया कि थोड़ी सी मेहनत ही कर ले और उसके जो मार्क्स है वो 800 से 900 के दरमियान में कुछ चेंज कर ले, ऐसा भी नहीं किया गया। बिल्कुल एक ही लिस्ट में डाल के ऑटो करके तो उन बच्चों के 888 और 999 मार्क्स डाल दिए गए हैं जिन बच्चों ने पैसे दिए हैं। और इस तरीके से साफ साफ निशानदेही हो गई कि किन बच्चों की जानिब से पैसे दिए गए और किन की जानिब से नहीं दिए गए, वो भी सामने आ चुके हैं। नाजिम इम्तिहान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इमरान भट्ट है हमारे साथ। इमरान साहब, इम्तिहानात के हवाले से सिंध में या कराची में कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। पहले भी ऐसे वाकयात काफी रिपोर्ट होते गए हैं, लेकिन इस मर्तबा तो जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है सिंध की जानिब से हद ही कर दी गई है, बिल्कुल ही सिस्टम को फ्लॉप करके रख दिया। जिन बच्चों ने पैसे दिए एक फार्मूला तय कर लिया, उसके मुताबिक बच्चों को मार्क्स दिए जा रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इस बात की बिल्कुल तरदीद करता हूँ और ये लाखों बच्चे हमारे यहाँ पेपर्स दे रहे होते हैं और इसमें ज़ाहिर है इनका रिजल्ट जो है वो मेरिट के ऊपर बन रहे होते हैं। अगर ऐसी कोई बात हो तो आप इस दफ़ा जो पोजीशंस आई हैं वो आप चेक कर लें कि वो जो थर्ड पोजीशन है वो औरंगी टाउन का एक स्कूल है जो गरीब इलाका है, वहाँ की पोजीशन है। सेकंड जो है पोजीशन वो न्यू कराची का एक स्कूल है, उसकी पोजीशन है। इसी तरह जो फर्स्ट पोजीशन है वो भी FB एरिया के इलाके का एक स्कूल है। मतलब ये है कि ये मेरिट के ऊपर सारी चीजें हैं। और सर मेरिट के ऊपर 888 नंबर ही दिए जाते हैं और 999 ही दिए जाते हैं, कोई और फिगर क्यों नहीं होती है? एक एग्जैक्ट फिगर ही क्यों होती है? नहीं, देखिए इसमें सिचुएशन ये है कि ये लाखों बच्चे बैठे हुए हैं ना, लाखों बच्चों में अगर किसी बच्चों के मार्क्स सेम आ रहे हैं तो वो कानूनी तौर पे जो जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो इसमें कोई हम अपनी तरफ से तो नहीं कर सकते, ये तो एक पूरा सर इन्वेस्टिगेशन करके ही ये चीजें सामने आई हैं कि उन बच्चों की जानिब से बताया भी गया है और काफी चीजें जो बिल्कुल पोल खुल चुके हैं सामने आए। जाहिर है जब एक दफा काम हो गया उसके बाद इंतजामिया कब मानती है, कौन मानता है कि भाई हमने चोरी की है? नहीं, हम तो अपने तौर पे बिल्कुल तहकीकात करेंगे, अपने तौर पे सारी इंक्वायरी भी करेंगे, इंटरनली भी सारा चेक करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज होगी तो वो सामने आ जाएगी। बस ठीक है, हमारे साथ रहेगा इमरान भट्ट साहब। शफकत इमरान हमारे साथ है, हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज। सॉरी शफकत, बताइएगा ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी कारनामा सर अंजाम नहीं दिया गया, तमाम जो नंबर्स हैं वो मेरिट पर दिए गए हैं। जरा आप बताइएगा थोड़ी सी तफसील के मेरिट पर नंबर किस तरीके से दिए गए हैं? देखिए मरियम, आपने सुना होगा पहले गाड़ियों के नंबर गोल्डन नंबर्स होते थे और अब जो है वो इम्तिहानात में भी गोल्डन नंबर जो है वो मिल रहे हैं। और एक जैसे नंबर जो मिल जाना ये बड़ा कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अच्छा, ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है, कहानी आप पिछले साल अगर ले जाएं तो जो इम्तिहान हुए थे 2022 के, तो उसमें भी इसी तरह हजारों बच्चे जो है वो पास हुए थे। उन सबको 890 का उस वक्त फिगर जो है वो सामने आया था कि तमाम बच्चों को, बल्कि बेशतर बच्चों को जो है वो A1 ग्रेड में 890 नंबर देकर जो है वो पास किया गया था। जिस पर उस वक्त के जो मिनिस्टर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज थे इस्माइल राहो, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी। वो खुद परेशान हो गए थे इतनी तादाद में बच्चे जो है वो कैसे पास हो गए। तो उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई उसकी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आज तक मंजर आम पर नहीं लाई गई। पता नहीं कि वो इंक्वायरी बंद हो गई या मुकम्मल होने के बाद उसकी रिपोर्ट को दबा दिया गया, इसका हमें नहीं पता। तो उसी मामले पर इमरान भट्ट साहब जो पिछले साल नाज़िम इम्तिहानात थे, इनको हटाया भी गया, इन पर ये इल्जामात थे, उसके बाद इनको हटा दिया गया। लेकिन अचानक जैसे ही ये सिंध हुकूमत जाने लगी, जब इनका टेन्योर पूरा हुआ, तो एक बार फिर जो मिनिस्टर थे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी के इस्माइल राव साहब, उन्होंने एक दफा फिर इमरान भट्ट को जो है वो तैनात कर दिया गया। और इस दफा जो नतीजा आया है वो 86% रहा है, बल्कि 86% से भी कहा जाए तो ज्यादा है। और ये इतना तारीख में इससे पहले इतना नतीजा कभी नहीं आया। 60%, 70% या 80%। हमारे साथ ही इमरान भट्ट साहब भी मौजूद है और वो तो ये कहते हैं कि बिल्कुल मेरिट पर हमने ये तमाम फैसले किए हैं और तमाम जो नंबर्स हैं बिल्कुल मेरिट पर दिए गए हैं, ऐसी कोई बेज़ाब्तगी नहीं की गई। इमरान भट्ट साहब, आपको पहले भी हटाया गया था, अभी शफकत अजीज की जानिब से बताया गया, और अब आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ काम किया ही नहीं किया, जबकि 88% एक बच्चों की पासिंग परसेंटेज एक बहुत ज्यादा होती है और मेरा नहीं ख्याल है कभी इतनी परसेंटेज आई है। देखिए, ये तो हटाने या लगाने का मसला है, ये तो एडिशनल चार्ज है और ये ज़ाहिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी की अथॉरिटी है कि ये तो वो जिसको भी ये चार्ज देना चाहें तो ये सवाल तो आप उन्हीं से कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये बोलें कि जी इतना परसेंट रिजल्ट आया, तो आप दूसरे बोर्डों का भी रिजल्ट चेक कर लें कि वो कितना परसेंट रिजल्ट आया हुआ है, तो फिर आपको कंपेयर करेंगे तो चीज़ें सामने आ जाएंगी।
और ये जो बात ये कर रहे हैं कि जी गोल्डन नंबर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉपीज जो बच्चों की होती हैं ये कोड हुई हुई होती हैं, और इनकी असेसमेंट बोर्ड वाले नहीं करते, ये टीचर्स होते हैं जो हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं। उनका एक पूरा क्राइटेरिया है और वही लोग ये कॉपीज चेक करते हैं टीचर्स, और वही मार्क्स देते हैं। इनके मार्क्स भी कोई बोर्ड नहीं दे रहा होता, वो टीचर्स असातिज़ा कराम देते हैं। सर आपने बिल्कुल सही कहा, मार्क्स तो टीचर्स दे रहे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये तमाम तर फार्मूला बनाया गया है उसके बाद तो टीचर्स हो या अमला हो, आखिर तो बच्चों को नंबर्स दिए गए हैं इस फार्मूले के तहत 999, 888, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में बच्चों के मार्क्स इस तरीके से आ नहीं सकते कि सेम मार्क्स है और इतनी आवाम के मार्क्स एक ही तरह के आए हैं। देखिए, ये तो आप कह रही है ना कि आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये तो हमें भी नहीं पता। जो टीचर्स चेक करेंगे उसी के मुताबिक उनके 9th के मार्क्स होते हैं, वो उसके साथ कंपाइल होते हैं 10th के साथ, फिर ये मार्क्स बनते हैं। तो ये जाहिर है इसमें बोर्ड का अपना करैक्टर सिर्फ कंपाइलेशन है और उस असेसमेंट के प्रोसेस को देखना है, लेकिन जो मार्क्स देते हैं वो टीचर्स असातिज़ा कराम देते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि जो मार्क्स देते हैं वो असातिज़ा कराम देते हैं और बिल्कुल मेरिट पे काम हुआ है। अब अंदर क्या गेम चल रही है ये बेहतर जानते हैं। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में जो इजाफा होने लगा है, अगर उसके हवाले से आपको बताएं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जिले भर में मजीद जो 3 केसेस हैं वो भी सामने आ चुके हैं और मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक भी हो चुकी है। महकमा सेहत ने डेंगू वायरस के खतरात के पेश नज़र हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। डेंगू टीमों को सर्विलेंस का काम तेज करने के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और मजीद क्या तफसीलात हैं फैसलाबाद से अपने नुमाइंदे शौकत वट्टू से जानते हैं। जी शौकत, जो डेंगू है वो भी तेजी से फैलने लगा है, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी डेंगू के वार तेज़ हो गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ज़िला भर में मज़ीद 3 मरीज़ों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। अब तक ज़िला भर के हस्पतालों में डेंगू वायरस से जो मुतासर होने वाले और रिपोर्ट होने वाले मरीज़ों की तादाद 128 तक पहुँच गई है। महकमा से ज़िला इंतज़ामिया की जानब से डेंगू खतरात के पेश नज़र ज़िला भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डेंगू टीमों के सर्वेलेंस अहदाफ हैं उनको बढ़ा दिया गया है। 1000 के करीब डेंगू सर्वेलेंस की टीमें हैं जिनको इंडोर और आउटडोर डेंगू लार्वे के खात्मे के लिए उनके सर्वेलेंस अहदाफ में इजाफा कर दिया गया है ताकि डेंगू लार्वे की अफजाइश को रोका जा सके। इसके साथ ही तमाम अस्पताल जिनमें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और टीचिंग अस्पताल शामिल हैं, इन अस्पतालों में मखसूस डेंगू काउंटर कायम कर दिए गए हैं ताकि जो भी डेंगू का मुश्तबा मरीज़ आए इसको इलाज मुआवजे की तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराहम की जा सकें। और साथ ही साथ इसके जो आइसोलेशन वार्ड्स भी कायम कर दिए गए हैं। जो भी डेंगू का मुश्तबा मरीज़ आता है उसको फौरी तौर पर आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया जाता है और मुकम्मल रिपोर्ट आने तक उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। महकमा से ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम शहरियों से अपील की है कि शहरी डेंगू खतरात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और अपने घरों में और इर्द गिर्द की जगहों पर गैर ज़रूरी पानी जमा ना होने दें ताकि डेंगू लार्वे का खात्मा मुमकिन हो सके। और इसकी आपने तफसीलन अपडेट किया। फैसलाबाद का अगर रुख करें तो फैसलाबाद में LPG की कीमत में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। LPG के कारोबार से वाबस्ता अफराद की कहते हैं कि पेट्रोल कम तो LPG में इजाफा होने से उनका कारोबार मुतासर हुआ है। मजीद क्या तफसीलात है हम जानेंगे। जवेरिया नज़ीर हमारी नुमाइंदा हैं। जवेरिया, क्या कहते हैं शहरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में तो कमी कर दी गई, लेकिन साथ ही LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस एक तरफ तो रिक्शा ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर जो है वो खासे परेशान है, तो दूसरी जानिब LPG के कारोबार से वाबस्ता अफराद भी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि LPG की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो तो का इजाफे से उन्हें किन मुश्किलात का सामना। जी आप मुझे बताइएगा कि 20 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दी है LPG, कितना काम पर असर पड़ा? अच्छा भला काम पर असर पड़ा है। गवर्नमेंट ने ना जो सा 7 रुपये पेट्रोल कम कर दिया है और गैस LPG 20 रुपये ज़्यादा कर दिया है। रिक्शे वाले जो से वो ज़्यादा आते थे पहले, अब सब पेट्रोल डलवाते हो, गैस पर कम आते हैं, रश नहीं होता इतना ज़्यादा। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि LPG की कीमत में 20 रुपये किलो तक का इजाफा किया गया है, जिसके बायस जो है वो रिक्शा ड्राइवर जो है वो कम LPG पर आ रहे हैं, ज़्यादा जो है पेट्रोल भरवाने की तरफ उनका जो है वो रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये तक की कमी हुई है। LPG के कारोबार से वाबस्ता अफराद भी महंगाई की चक्की में पिसे हुए दिखाई देते हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया जवेरिया। तो ये मुल्क के हालात हैं कि जो शहरी हैं दुहाइयाँ दे रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस तो अगर थोड़ी बहुत कम कर दी हैं तो LPG की प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पुलिस के रवैये से परेशान गुजरावाला के रिहायशी सड़कों पर आ चुके हैं। सैटेलाइट टाउन का ये वाकया है जहाँ पर
पुलिस का शहरी पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं और मुजाहिरीन ने शेरावाला बाग के पास से GT रोड को भी ब्लॉक कर दिया है। नुमाइंदा न्यूज़ तैमूर मुल्लर से इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है वो जानेंगे। जी तैमूर, बताइएगा, एहतजाज किया गया है, रोड को भी ब्लॉक कर दिया गया है। जी बिल्कुल जी, शेरावाला बाग GT रोड पर जो है वो एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से GT रोड के जो दोनों तरफ हैं वो बंद कर दी गए हैं ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो गई है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लेकिन ये जो शहरी हैं जिन्होंने एहतजाज किया है, इनका कहना है कि इनके ऊपर जो है पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया है। ये सब लोग जो हैं गुजरावाला मुहाफिज मार्केट में किराएदार हैं, इनकी दुकानें हैं, वहाँ पे पुलिस की जानिब से इन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया है। हमारे साथ कुछ मुजाहिरीन मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, हम ये एहतजाज कर रहे हैं कि आज ना सुबह जो पुरानी हमारी पार्टी थी ना, जिसको हम किराया दे रहे थे 9 साल से, उन्होंने आज हमको आके कहा है कि ये अभी हमारे पास मार्केट है, मतलब साल हमारे पास टाइम है। ये मुहाफिज मार्केट सैडला टाउन थाने के साथ। तो 1 घंटे बाद दूसरी पार्टी आई है, उनके साथ कोई पुलिस वाले थे, तो वो आए, पहले दफ्तर सील किया है, फिर वो तशद्दुद किया। वो एक मुंशी है हमारा, उस पर फिर 2 दुकानदार हैं, उन पर तशद्दुद किया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये एहतजाजन मतलब बंद किए कि यह आया हम लोगों के साथ ये क्या ज़्यादती हो रही है। हम लोग तो यहाँ पे किराया दे रहे हैं ना। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि इस मार्केट का वक्त जो है वो इनके पास अभी भी 1 साल बाकी है, एग्रीमेंट ख़त्म नहीं हुआ और ये जब तक इनके जो मामलात हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक के एहतजाज जारी रखेंगे। जबकि आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि GT रोड जो है वो दोनों तरफ से बंद है। डिवाइडर जो है वो बड़े बड़े वो भी ला के इन लोगों ने इसमें रख दिए हैं। दोनों तरफ से GT रोड बंद है। लाहौर इस्लामाबाद दोनों तरफ से जो अंदरूनी शहर से ट्रैफिक गुजर के जो जाएगी वो यहाँ से नहीं गुजर सकती, बिल्कुल रोड बंद है और इनका एहतजाज मुज़ाकरात पूरे न होने तक जारी रहेगा। जी तो नाज़रीन, आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम को रिलीफ ना मिल सका। शहरी ये कहते हैं कि हर चीज पर माफिया का कब्जा है। हुकूमत ने पेट्रोल पर बड़ा रिलीफ देने के बजाय डीलर्स का मार्जिन भी बढ़ा दिया है। निगरान हुकूमत अवामी मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दे। कारोबार नहीं है, ठीक है, पहले ही मुश्किलों से इंसान घिरा हुआ है, ऊपर से ये पेट्रोल महंगे पे महंगा करते जा रहे हैं। आप ये बताएं कि हम अपने बच्चों के लिए खाना पूरा करें या अपने काम पे जाने के लिए पेट्रोल डलवाएं? कहाँ से डलवाएं? कारोबार तो है नहीं। पूरी दुनिया में अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो क्या पाकिस्तान में ऐसा क्या मसला जो जहाँ सस्ता नहीं होता? गरीब तो गरीब मर गया या अमीर तो अमीर तर गया। इस मुल्क के हालात ही कोई नहीं है। यही वजह की है जी, साढ़े मुल्क की करप्शन जड़ी नहीं खत्म हो रही। 50-50 रुपए बढ़ा देते हैं, ये कम कितना करते हैं? 8 रुपये 7 रुपये। मजदूर आदमी है भाई, कुछ तो खुदा का खौफ करें आप। 50 रुपये बढ़ा है और 8 रुपये सस्ता कर रहे हैं। अगर इधर से कम करते हैं तो दूसरी तरफ गैस बढ़ा देते हैं, दूसरी चीज़ों के प्राइस बिजली बढ़ा देते हैं, तो दोनों तरफ वो अपना हिसाब मैनेज ही रखते हैं। तो एक्चुअली आवाम को किसी तरफ से रिलीफ नहीं मिलता। अवाम है ही मुश्किलात में सारी। रिलीफ जो है वो तो ऊपर जो है माफिया बैठा हुआ उनको मिल रहा है, अवाम तो पिस रही है। तो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, आलमी मंडी में तेल अभी सुस्त, इसके ऐलान किए कि सस्ता हो गया, लेकिन पाकिस्तान में ये मसला है कि जो चीज़ महंगा होता है फिर वो सस्ता नहीं होता। पाकिस्तान में गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो सस्ता करना चाहे नहीं करना चाहे, उनकी अपनी मनमानी है भाई। मस्जिद जो है वो चमड़ा उतार रहे हैं और उतार चुके हैं, आवाम को तबाह कर दिया है और ख़ुद उनके अखराजात कम नहीं हो रहे हैं। अरब सियासी बयान के हवाले से बात करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि हर सियासतदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि आप मुल्की मफादात के खिलाफ बात करें, बल्कि हल्का बंदियों पर किसी को एतराज़ होगा तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी का नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुतल्लिक सवाल पर जवाब देने से भी गुरेज और ये भी कहा कि जनवरी में इंतखाबात पर एतराज सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने उठाया है और किसी को एतराज नहीं है। मैं उनकी ज़ाती शख्सियत पे कोई कमेंट नहीं करूँ। सियासतदान है, हर सियासतदान को लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो आकर अपना रोल अदा करें। इसके लिए इब्तदाई डिलिमिटेशन हुई है, अब उसकी ऑब्जेक्शंस होंगी और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगी तो वो इलेक्शन कमीशन को अपील करेगा और उसके लिए अभी टाइम है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान पढ़ा है, उनका ये बयान स्टेटमेंट आया है, बाकी किसी और अभी तहफ़्फ़ुज़ात मुझे नज़र नहीं आ रहे।
आगे बढ़ें तो आपको बताएंगे बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट से मुतालिक केस में अटॉर्नी जनरल के इल्तवा की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने समात 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। फरीकैन को इस्लामाबाद जाकर दलाइल देने की हिदायत दी गई है, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि वीडियो लिंक पर दलाइल की सहूलत नहीं देंगे। फरीकैन मालदार है, इस्लामाबाद भी आ सकते हैं। आइंदा समात पर दलाइल सुनकर फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरख्वास्तों पर 16 अक्टूबर को दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। केस के आगाज पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मोहलत मांगी, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में तैयारी करने की तनबीह की। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप खुद लिख कर दें कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान नाअहल हैं, दलाइल नहीं दे सकते तो ठीक है, हम तो आमिर रहमान को नाअहल कहने की गुस्ताही नहीं कर सकते। बिजली की कीमतों से मुतल्लिक केसेस का ढेर लगा है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर तमाम फ्रीकैन रजामंद हैं तो केस को मुलतवी कर देते हैं। अगली समात पर पहली दरख्वास्तें काबिल समात होने और कानूनी निकात पर दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। अगली समात पर इल्तवा और वीडियो लिंक की सहूलत की कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। केस की समात 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। नसीम आदिल, बताइएगा कब तक औरतों के साथ ये वाकयात होते रहेंगे और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहेगी और ऐसे ही इज्जतें लुटती रहेंगी? इनके घर वालों के साथ क्या ऐसा होगा तो जाके इनको होश आएगी? देखिए, किसी भी वाक़े में ये जो वीडियोस आई हैं ये पुलिस ने जारी नहीं की हैं, ये आम शहरियों ने अपने गली मोहल्लों में जो कैमरे लगे हुए थे उनकी मदद से ये फुटेजेस हासिल की गई हैं। अब तक कराची में रवां साल में 7 वाक़यात हुए हैं, जिसमें 2 वाक़यात के मुलज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 मुलज़मान ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या हुआ था कराची के इलाके राशि मिनाज रोड पर, जहाँ पे मोटरसाइकिल सवार उबाश नौजवान ने जो वहाँ पे जो तालबात थी वैन के अंदर उनको हरासा किया था, लेकिन वो मुलज़िम अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं, कुरंगी, गुलतान जौहर, नाथ कराची, बल्दिया टाउन, समनाबाद, यहाँ भी 5 वाक़यात हुए, लेकिन मुलज़मान ताहाल आज़ाद हैं। और पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की जो वीडियोस है वो उसमें उन मुलज़मान के चेहरे भी वाज़ेह हैं, लेकिन अब तक पुलिस जो मुलज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। हम देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला, CM और IG से इन वाक़यात का नोटिस लेते हैं और जो मुतल्लिका SSPs हैं उनको कहते हैं कि इनको जो मुलज़मान हैं उनको अपना अरेस्ट किया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुलज़मान गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि मुलजिमान तो बिल्कुल गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि आखिर कौन सुनेगा? अगर पुलिस ही कार्रवाई नहीं करेगी तो ये दाद रसी कौन करेगा? और ये जो अभी जो आपने कहा कि रवां बरस में 7 वाकयात रिपोर्ट हुए, ये तो वो वाकयात है ना जो रिपोर्ट हो चुके हैं, और वो वाले वाकयात जहां पर औरतें डर जाती हैं। और कितनी ऐसी औरतें अपनी इज्जत को बचाने के लिए डर जाती हैं कि हमारा नाम खराब होगा या उनकी बेइज्जती होगी या उनके नाम उनके घर तक बात आएगी। तो कितने ही ऐसे वाकयात होते हैं जो कि लाखों में, हजारों में ऐसे वाकयात होंगे जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं। उनको कौन देखेगा? जो कि ये 7 पूरे साल के अंदर सिर्फ 7 केसेस अगर वही क्लियर नहीं कर पा रहे तो फिर बाकी केसेस कब देखेंगे? देखिए, ये काम तो पुलिस का है और पुलिस हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। और आपकी बात बिल्कुल सही कि ऐसे कई ऐसे वाकयात होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि ख़वातीन की इज्जत का मसला होता है, वो थाने में आकर रिपोर्ट नहीं करवाती हैं। और ये जो तमाम जो कराची में वाकयात हुए 7 वाकयात, इनकी भी किसी भी खातून ने आकर रिपोर्ट नहीं करवाई है। पुलिस ने अपनी मदद में खुद मुकदमा किया है और जो मुलज़मान है वो अब तक आज़ाद दिखाई देते हैं। कुछ अपना सालों पहले की बात है, गुलतान जौहर में एक लड़का था जो खवातीन को हरासा करता था, उनको छुरी के वार करके जख्मी करता था। वो मुलजिम आज तक नहीं पकड़ा गया। 3 से 4 साल हो गए। उसने 18 से 20 खवातीन को जख्मी किया था। वो मुलजिम आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। वो कहाँ गया? तो ये जो मुलजमान है ये कौन गिरफ्तार करेगा? ये काम पुलिस का है। पुलिस अब तक हम देख रहे हैं कि पुलिस खाली जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं उनके पीछे पड़ी हुई है, गुटके के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन जो अहम जो मामला हैं, जो कराची की जो बेटियां हैं उनको हरासा किया जाता है, उनको अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पा रही। नसीम आदिल हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन के इंचार्ज विमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेंटर हिना तारिक हमारे साथ है। हिना साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हिना साहिबा, कराची का ये 7वां वाकया है रवां बरस, जो कि सिर्फ रिपोर्ट हुआ है। जो रिपोर्ट नहीं हुआ वो तो खैर काउंटलेस होंगे, वो तो हम गिन ही नहीं सकते। तो कब पुलिस एक्शन लेगी? कब इनकी हिफाजत की जाएगी औरतों की? जी, पुलिस बिल्कुल एक्शन में है और पुलिस काम अपना कर रही है और किसी ने भी इसकी रिपोर्ट नहीं करवाई है, बट पुलिस ने अपनी मुद्दत में ये तमाम मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और सर सैयद में पिछले हफ्ते
आई थिंक ये वाकया हुआ था, उसकी जो है तफ्तीश जारी है। और उसके अलावा मतलब जो सस्पेक्टेड हैं उनका CDR वगैरह निकाला जा रहा है। और ये जो गुलिस्तान जौहर आई थिंक या सर सैयद के दूध ने जो अभी लास्ट वीक जो मेडिकल कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की जो तालिबात थी उनके साथ जो हिरासत करने का वाकया किया गया है, उसकी भी FIR पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज की है और उसके भी इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, लेकिन कितने ऐसे मुल्ज़िम हैं जो कि ऐसे ही फिर रहे हैं। और जैसे कि अभी हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी बताया कि वो जो एक शख्स था कराची में ही जो कि छुरी या चाकू के वार से औरतों को जख्मी करता था, मारता था, उसने 18 से 20 ऐसे ही वाकयात किए और उसके बाद उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा कुरंगी में, गुलिस्तान जौहर में काफ़ी आपने भी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर, उसके बाद भी अभी तक तो मुल्जिम पकड़े नहीं जा रहे। शायद आप लोगों ने किसी 2 ऐसे वाकयात हैं जो कि 5 में शायद 2 को आपने मुल्जिम को पकड़ लिया, लेकिन उसके 5 जो है वो ऐसे फिरे हैं। इससे बाकियों को भी शय मिलती है कि कुछ भी कर लो, पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पुलिस कुछ कर नहीं सकती, पुलिस बहुत कुछ कर सकती है, बट आवाम को भी इस चीज में हमारी मदद करनी पड़ेगी। जो आईनी गवाह होते हैं, जिन्होंने देखा हुआ होता है या जो विक्टिम होता है, वो हमें सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनके तो आगे से वो मुल्जिम गुजरा है, उसने उसके साथ वो हरकत की है। अगर वही पुलिस को बताएंगे नहीं, निशानदेही तो वही करेंगे। लेकिन पुलिस स्टेट वर्सेस भी FIRs हो रही हैं, उसके ऊपर भी काम कर रही है ना। अगर ये थोड़ी सी पुलिस की हेल्प करेंगे तो पुलिस बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से अपना काम कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हिना तारिक मौजूद थी और इस हवाले से बता रही थी कि बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिसके हवाले से अभी तक तफ्तीश भी जारी है और जो मुल्जिम हैं उनको पकड़ भी लिया गया है। और इसके अलावा नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि महंगाई की कोख से जराइम जन्म लेने लगे हैं कि लाहौर में जो स्ट्रीट क्राइम है उनके नए रिकॉर्ड बनने लगे हैं। पहले तो होते ही रहते थे, लेकिन अब जो रिकॉर्ड है वो काफी बुलंदियों को छूने लगे हैं कि क्राइम के नए रिकॉर्ड जो बने। अगर हम गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जराइम की शरह की बात करें तो 35% तक बढ़ चुकी है। और ये 35% कोई कम शरह नहीं होती, एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है। मतलब कि शायद डबल से कुछ ही कम दोबारा से जो केसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। और रवां साल चोरी डकैती की बात करें तो उनके मुकदमात की तादाद 2.5 लाख से तजावुज कर चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस है उसकी जानिब से 30% मुकदमात के चालान भी मुकम्मल नहीं किए जा सके। और लाहौर से जो आपको बताते चले कि सूरत हाल लाहौर की है, सिर्फ अभी हम स्पेसिफिकली सिर्फ एक शहर की बात करें जहां पर 2.5 लाख चोरी डकैती के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर हम अभी पूरे मुल्क की बात करें तो वो तो फिर हम कर ही नहीं सकते कि उसका तो इतना ज्यादा उसकी एवरेज होगी कि हम बता नहीं सकते। हमारे साथ शाहिद रिजवी है। शाहिद, सिर्फ लाहौर के ये आदाद शुमार हैं और उसके बाद इतनी ज्यादा डकैती और राहज़नी के वाकयात, कब इन पे कंट्रोल किया जा सकेगा? जी बिल्कुल, लाहौर जो है कहते हैं कि पंजाब का सूबाई दारुल खिलाफा है। इसकी आबादी जो है अगर बात की जाए तो 1.5 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। और जो जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है इसी तरह क्राइम की सूरत हाल जो है वो भी बढ़ती जा रही है। साल रवां के दौरान जो है 2023 के पहले 9 माह के दौरान जो है अगर स्ट्रीट क्राइम्स में दीगर जो क्राइम है उनकी बात की जाए तो ये इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। 2.5 लाख मुकदमात से तजावज़ कर गए हैं 9 माह के दौरान। अगर इसमें संगीन जराइम के मुकदमात की बात की जाए जिसमें डकैती, राजनी, चोरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल है, इसी तरह मोटरसाइकिल चोरी है, कार चोरी के वाक़यात में दीगर जो हेड्स हैं उनकी तादाद भी जो है 1 लाख जो है 47,000 से तजावज़ कर चुकी है। 1,47,649 मुकदमात जो है 9 माह के दौरान दर्ज हुए। अगर यही बात की जाए गुज़िश्ता साल की तो 2022 में इसी अरसे के दौरान जो है 1,11,000 के करीब ये संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हुए थे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जो कारकर्दगी है उसमें कहा जाता है ज़राइका के 30% के करीब जो ऐसे मुकदमात हैं जिनके चालान भी अभी तक मुकम्मल नहीं किए गए, ना अदालतों को भिजवाए गए हैं। तो अरबों रुपये के फ़ंड भी हैं, वसी वसाइल भी है, लेकिन फिर भी पुलिस की गिरफ्त से जो है डाकू लुटेरे आज़ाद हैं। इसी तरह 24 घंटे की अगर बात करें तो जिसमें मुख्तलिफ जो जराइम हैं, जिसमें जो राजनी की वारदातें हैं 57 होती हैं, हर दिन 57 वारदातें हैं, ये एक बड़ी खौफनाक बात है। इसी तरह जो झपट्टा मार कर जो है मोबाइल फ़ोन, जो कोई फैमिली जा रही है शाहराम पर या कोई अकेला आदमी जा रहा है तो डाकू लुटेरा जो है उससे हज़ारों रुपए भी छीन लेता है, उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन के फ़रार होता है। ये वारदातें जो है 68 है रोज़ाना की बुनियाद पर। मोटरसाइकिल चोरी, जिसको एक आम आदमी, गरीब आदमी की सवारी भी कहा जाता है, ये एवरेज जो है रोज़ाना की बुनियाद पर 85 मोटरसाइकिलें जो है शहर से चोरी हो। और शाहिद रिजवी, और अगर इनकी प्राइसेस की बात करें तो एक बाइक लेना अब आम शहरी की बस से भी बाहर हो चुका है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। उसके बाद
वो भी जो अपनी मुश्किल से जमा पूंजी से कोई चीज खरीदी जाती है उसके बाद वो भी लुट जाती है। ये बताइएगा कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल में जराइम में जो इजाफा हुआ है, पुलिस ने अब तक रिकवरी की मद पे कितनी रकम मुकदमा मुद्दईयान को वापस की है? देखिए, बात की जाती है कि मुख्तलिफ जो है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन विंग है, ऑपरेशन विंग है, CIA है, ये इनका दावा है कि करोड़ों रुपए जो इन्होंने रिकवर किए हैं डाकुओं, चोरों, लुटेरों से, ये इन्होंने वापस किए हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स हकीकत देखी जाए तो रवां साल के पहले 9 माह के दौरान डकैती मज़ामत पर 17 अफराद जो हैं जिनको डाकुओं ने लूटा और बेरहमी से कत्ल कर दिया। अगर इसी अरसे की गुज़िश्ता साल 2022 की बात की जाए तो उसमें जो है 11 अफराद कत्ल हुए थे। रवां साल अगवा बर तावान की 9 वारदातें हैं, गुज़िश्ता साल 2022 में इसमें 7 वारदातें रिकॉर्ड की गई थी। अगर रवां साल कत्ल की बात की जाए तो 357 अफराद जो है, 53 अफराद वो कत्ल हुए थे और जो गुज़िश्ता साल है 371 थे। 2 इक़दामे डकैती की वारदातें हैं वो 63 हैं। गुज़िश्ता साल ये 79 वारदातें थी। इसमें राजधानी की वारदातें अगर बात की जाए तो 15,504 वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं इस 9 माह के दौरान रवा साल। गुज़िश्ता साल यही अरसे में जो है 12,487 थी, यानी 2,500 वारदातें इस साल राजधानी की ज़्यादा हो चुकी है। अब तक रवा साल जो झपट्टा मार के छीनने की वारदात जो मैं आपको बता रहा था कि शायरा आम पर जो मोटरसाइकिल सवार है या कार सवार को फैमिली जा रही है उससे ये डाकू लुटेरे छीन कर ले जाते हैं मोबाइल फ़ोन या नकदी या तलाई जेवरात, तो वो 18,508 हैं। गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 2022 की बात करें तो 9,291 थी, यानी ये वारदातें झपट्टे की अब डबल हो चुकी हैं। इसी तरह और शायद जैसे वही बात जो अभी हम कर रहे थे कि ये तो वो वारदातें जो कि रिपोर्ट हो चुकी हैं और जो रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि आम शहरियों को पता है कि अगर हम रिपोर्ट करवा भी देंगे तो उनके पास पहली बात तो कोई सबूत नहीं होता कि वो किस बिना पर रिपोर्ट करवाएं और क्या शवाहिद दें, और उसके बाद वो वारदातें जिनको वो रिपोर्ट करते ही नहीं है और लुट के घर चले जाते हैं कि अब तो लुट गए हैं, पता है कि इसका तो कुछ वापस तो कुछ आ नहीं सकता। वो वारदातें अगर हम मिलाएं तो शायद जराइम इस हद तक बढ़ चुका है और पता नहीं इसके फैक्टर्स क्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको कौन देखेगा, इन तमाम पहलुओं पर कौन नजर डालेगा कि वो जड़ क्या है उसकी जिसकी वजह से ये तमाम जो वारदातें वो बढ़ रही हैं इतनी ज्यादा। अच्छा, इसमें जो पुलिस हुकाम है या पुलिस राय है वो यही कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं जी मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, इससे जो है लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, तो जो लोग हैं वो डकैती, राजनी, नकबजनी, चोरियां करने में मसरूफ़ है। लेकिन इसमें जो वो लोग भी शामिल हैं जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, जिन्होंने गैंग है, जो जेल में अक्सर जाते हैं, जो नाकिस जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी तफ्तीश के बायस कुछ दिन बाद ही जो है वो वापस आके दोबारा वारदातें करते हैं, वो भी इसमें बड़े अहम किरदार है। उन जो डकैत गैंग है जिनको पकड़ा जाता है पुलिस पकड़ती है, लेकिन जो तफ्तीशी अफसरान है वो कोई तफ्तीश या कोई ठोस शवाहिद अदालतों में ऐसे नहीं कर पाते कि जिसकी वजह से वो जल्द छूटते हैं और आकर दोबारा फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते हैं। कोई लूटता है, कोई घर लूटता है, कोई किसी के घर जाता है, कोई शहर-ए-आम पर लूट के जो वारदातें कर रहा है। तो मुख्तलिफ ये फैक्टर्स हैं जिसमें ये सामने चीज़ें आ रही हैं कि ये लोग कुछ साबका रिकॉर्ड याफ्ता लोग भी हैं वो वारदातें कर रहे हैं। इस तरह जो है महंगाई को भी बहाना बनाया जाता है कि महंगाई हो रही है इसीलिए वारदातें भी बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन हकीकत को देखना होगा, डाकुओं को पकड़ना होगा, पुलिस को। हालांकि बिल्कुल, और जब तक डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाया नहीं जाएगा तब तक तो उनको शय मिलती रहेगी और उनको मौका मिलता रहेगा कि हमने 2 की, 4 की, 8 वारदातें की, उसके बाद भी हमें किसी ने नहीं पकड़ा। और ये उनके लिए तो आसान तरीका हो गया कि वारदातें करो, पैसा कमाओ और घर ले जाओ, मौजे मारो। तो उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा या कुछ ऐसे चोरों, डाकुओं को कैफरे किरदार तक या उनको निशाने इबरत नहीं बनाया जाएगा तब तक तो ये जो सिलसिला है ये चलता ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब तक ये जो ठीक है शाहिद रसी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया, तमाम फैक्ट्स बताए, फिगर्स बताए। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जो कायद नून लीग है उनकी वतन वापसी से कबल नून लीग का लाहौर का पहला जलसा कामयाब ना हो सका। शाहदरा में गुज़श्ता रात के जलसे के मकाम और कारकुनों की तादाद पर सवालात उठ चुके हैं। कायद नून लीग को सीनियर रहनुमाओं की जानिब से शाहदरा जलसे से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई है और सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को रिपोर्ट में बताया है कि मुस्लिम लीग नून का लाहौर में एक मरतबा फिर से जो ये भरा जलसा है वो कामयाब ना हो सका और जो जलसा किया गया था उसके हवाले से उनको रिपोर्ट भी जारी कर दी थी। शाहदरा की एक तंग सड़क पर जलसा और सिर्फ 2000 से ज्यादा लोग नहीं थे वहां पर। तो बात करते हैं न्यू के नुमाइंदे वकास कौरी से। वकास कौरी, ये जो मॉक किया गया, प्रैक्टिस की गई एक जलसा करने की, कि देखते हैं कि आखिर कितने लोग आ सकते हो, कि 10 लाख की एक बहुत बड़ी फिगर दी हुई है कि 10 लाख जो अफराद है वो पहुंचेंगे, तो सिर्फ 2000 से ऊपर लोग नहीं आ सके। इसके बाद क्या जो जलसा अब होना है 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर, क्या उसको तब्दील किया जा सकता है प्लान को?
ये जो मुस्लिम लीग नून जो है 21 अक्टूबर को जो कायद नून लीग पे इस्तकबाली बड़ा जलसा है जो मनारे पाकिस्तान पे होना है, उससे कबल कारकुनों को फाल करने के लिए उन्होंने लाहौर में 10 जलसों का ऐलान किया था, जिसमें से पहला जो जलसा है वो कल शाहजरा में हुआ। जो जलसे का वेन्यू था वो एक गली थी, एक तंग गली में, जिसमें 800 से 1000 कुर्सियां लगाई गई थी और लगभग 1,500 से 2,000 अफराद उस जलसे में शरीक हुए। इस हवाले से पार्टी राय का कहना है कि कायद नून लीग नवाज शरीफ को रिपोर्ट भी भिजवा दी गई है। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो जो साबिक एमएनए हैं जिन्होंने जलसे का इनेकाद किया, उससे भी नाखुश है। रिपोर्ट में मियां साहब से ये भी सिफारिश की गई है कि हल्के में गैर मामूली फंड दिए गए, ताहम इसके बावजूद अवामी ताकत में नाकामी पर जो टिकटों की तकसीम है उस पर दोबारा गौर किया जाए। और कायद नून लीग तक ये बात भी पहुंचा दी गई है कि जो महंगाई है उसकी वजह से भी जो अवाम है वो जलसों की तरफ जो है रागिब नहीं हो रही और उन्हें जलसों में लाना मुश्किल हो रहा है। इस सूरत को देखते हुए 21 अक्टूबर को जो 10 लाख का टारगेट है वो पूरा होता भी नामुमकिन दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। पाकिस्तान में खुशामदीद। अगर ज़लज़ले की बात करें तो तुर्किया में ज़लज़ले से कबल पेशगोई करने वाले जो डिच साइंसदान थे उन्होंने पाकिस्तान में भी ज़लज़ले का खदशा जाहिर कर दिया है और सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे के मुताबिक आइंदा 2 रोज में चमन फॉल्ट लाइन खतरनाक ज़लज़ले से लरज़ उठेगी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है, आपने रिपोर्ट तो मुलाहिजा कर ली। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात नजीम अहमद साहब और इसके अलावा जियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं प्रोफेसर दीन मोहम्मद काकड़, उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। प्रोफेसर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो ज़लज़ला है उसके हवाले से पहले ही पेशगोई कर दी जाए और क्या इस तरह पैमाना है जिससे हम इसको नाप सकते हैं या मैयर कर सकते हैं? शुक्रिया। ये शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन जो है इस वक्त तक साइंस इस हद तक नहीं पहुंची कि वो शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन करें कि 48 घंटों में या 24 घंटों में ज़लज़ले के इम्कान हैं। अलबत्ता चमन फॉल्ट के ऊपर हम अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम भी लगे हुए हैं और हम जी ठीक है, तो वो उन्होंने तो अभी यही कहा है कि हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे हम इसको मैयर कर सकें। जी प्रोफेसर साहब, कंटिन्यू करें आप। सॉरी जी, आप बात कर रहे थे, आप कंटिन्यू करें। जी, तो शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन मुमकिन नहीं है। अलबत्ता लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन हमने भी किए कि आइंदा 6 से 8 सालों में चमन का जो फॉल्ट है ये एक्टिव भी है। इस पर हमने इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर ज़लज़ले के इम्कानात बढ़ गए हैं, एक ज़लज़ला लोड हो चुका है। तो मगर शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन मुमकिन नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन यानी आइंदा 6 से 8 सालों में एक ज़लज़ले का इम्कान यहाँ पे बढ़ गया है। हमने जो मशीनें लगाई हुई हैं वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS है और एक्सटेंसोमीटर है, वो भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हरकत हो रही है। और उसके साथ स्पेस से भी हम इमेजेस ले रहे हैं, इमेजेस से भी हमें पता चल रहा है कंटिन्यू है। 1892 में यहाँ पर एक ज़लज़ला आया था, तो उसका तकरीबन 129 साल 130 साल हो गए हैं। तो रिकरेंस भी होती है, बड़े ज़लज़ले जब आते हैं तो उसकी रिपीट अर्थक्वेक्स आती हैं। तो 100 साल 150 साल के दौरान चमन पर इसी पॉइंट के ऊपर जो ज़लज़ला पहले आया था, अब उसके इम्कानात ज़्यादा रोशन है, मगर शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन मुमकिन नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन मुमकिन नहीं है। आगे 6 से 8 सालों में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा ज़लज़ला आता है तो उसके हवाले से प्रिडिक्शन बस पहले कर सकते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुक करते हैं, हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात नजीम अहमद भी मौजूद है। नजीब अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। नजीब अहमद साहब, क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिससे पता चल सके कि पहले ज़लज़ला आने का खदशा है, क्योंकि पेशगोई तो की गई है, तो उसके बाद क्या ऐसे इंतजाम किए जा सकते हैं कि उसको सेव किया जा सके, नुकसान को कम से कम? ये मैडम ऐसी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है जो वर्ल्ड में, जैसे सर ने कहा, ऐसी कोई भी प्रेडिक्शन जो है ना वो नहीं है। हाँ, इसको मॉनिटरिंग की जा सकती है और मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास बलूचिस्तान में 8 से 9 स्टेशन हैं जो डिफरेंट सिटीज़ में लगे हुए हैं
और उसमें एक जो है वो कोयटा में है, खुजदार में है, तुर्बत वगैरह में है। तो उन स्टेशन से भी हम डाटा लेते हैं, हम मॉनिटरिंग करते हैं और कोई अर्थक्वेक आए तो हम उसे रिपोर्ट करते हैं ताकि कितने मैग्नीट्यूड का था। इसकी प्रेडिक्शन तो शॉर्ट टर्म जैसे सर ने कहा वो वाकई बहुत ही मुश्किल है कि ये प्रेडिक्शन ऐसे की जा सके। हाँ, अभी अपन 5 मिनट बाद आ जाए, जो 48 आवर्स उन्होंने कहे हैं उससे पहले अगर आ जाए वो भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है ही नहीं इसकी। और जो बाकी बात है चमन फॉल्ट की, वो तो वर्ल्ड प्रोन एक फॉल्ट है और मतलब है वहाँ पे अर्थक्वेक्स जो हैं वो पहले भी आए हैं और आते रहते हैं और फ्यूचर में भी, जैसे उन्होंने बताया कि 8 से 10 साल की लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन ऐसे हो सकती है कि आप पिछले अर्थक्वेक्स के ट्रेंड को देख के बता सकते हैं कि कितने आए। अच्छा नजीर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो तुर्किया में भी ज़लज़ला आया था वो भी काफी बड़े पैमाने पे था, उसका भी जो बहुत इंटेंस था वो, उससे भी कबल ये पेशगोई कर दी गई थी डच साइंसदान की जानिब से, और अब वही पेशगोई कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी ज़लज़ले का खदशा है। अगर तो फिर अगर अल्लाह ना करे अगर ज़लज़ला आ जाता है तो उसके हवाले से क्या ऐसे इंतज़ामात वहाँ पे किए जा सकते हैं? देखें मैडम, मैंने आपको कहा कि अगर पहले तो बात यह है कि वो जो उन्होंने किया है, अब उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, इंडिविजुअल स्टडी है। अब उन्होंने उनके रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं और किस बेस पे वो कर रहे हैं ये तो वही जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकती। बाकी इंतजामात का इस सिलसिले में ऐसे होता है कि अभी वो तो कोई वेदर का फिनोमेना हो, कोई फ्लड का हो तो हम होता है प्रेडिक्शन। अब इसमें तो हम आपको नहीं बता सकते कि कितने मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आएगा तो कितनी डैमेज हो जाएगी। ये तो डेप्थ का, उस अर्थक्वेक की डेप्थ पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितनी मैग्नीट्यूड के अपना डेप्थ का है। अगर वो शायद बहुत ज्यादा शैलो अर्थक्वेक का कोई अर्थक्वेक आता है तो वो कितनी दे जाता है, इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नामा से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।